नमस्कार दोस्तों। आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और ऐसा बकवास बजट पेश किया है कि बजट भी सोच रहा होगा कि आम आदमी को मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। दोस्तों, इस बजट को बड़ा ऐतिहासिक बताया जा रहा है। आज जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या रही? जिस बजट को ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है, असल में जिस बजट में कुछ था ही नहीं। 85 मिनट तक निर्मला सीतारमण इस बजट पर बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई, लेकिन आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर उसके लिए इस बजट में था क्या। खैर, वैसे बात करने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आज क्योंकि इस बजट की बड़ा महिमा मंडन किया जा रहा है, इसलिए इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है कि असल में आम आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए इस बजट में क्या कुछ है। इस पर बात करना बेहद जरूरी है और इसीलिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बड़ा ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है, ये बात सही है। इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा बजट पेश ही नहीं हुआ होगा। मतलब इस बजट में मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए है क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सबको लावारिस छोड़ दिया गया है। दिया किसको जा रहा है सर? शुक्रिया प्रज्ञा जी। देखिए, अच्छा बजट कहते किसको है? हम्म। अच्छा बजट वो बजट माना जाता है जो रोजगार पैदा कर सके, बिल्कुल। जो आर्थिक विकास को गति दे सके, जो हम्म। इनकम में ग्रोथ कर सके, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें विकास की संभावनाएं बताए, तभी वो अच्छा बजट है। तो बिल्कुल। इसी कसौटी पर हमें कसना पड़ेगा कि ये अच्छा बजट है तो कैसे है। जो बहुत पॉजिटिव बात जो इस बजट में दिखाई गई है वो है कि इंफ्रा पर ये लगभग 1 लाख करोड़ ज्यादा खर्च कर रहे हैं पहले के मुकाबले। हम्म। पहले 11 दशमलव समथिंग था, अभी 12 दशमलव समथिंग लाख करोड़ है। तो ये हम्म। 1 लाख करोड़ का ज्यादा है। तो ये कितना है? ओवरऑल 8.8% की बढ़ोतरी है। लेकिन ये जो इंफ्रा पर खर्च कर रही हैं वो दिख नहीं रहा है। कहाँ पर खर्च कर रहे हैं इंफ्रा पर? तो जैसे एक जगह मान लीजिए सेमी कंडक्टर का बहुत जोर शोर से है कि सेमी हम्म। कंडक्टर में हमने इन्वेस्ट किया है। पहले 20,000 करोड़ था, अब 40,000 करोड़ कर दिया, यानी दुगना कर दिया। तो वाकई दुगना मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन हम्म। सारा सुनहरा सपना यहीं से बुना जा रहा है कि सेमी कंडक्टर में हमने डबल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब मानो एकदम अच्छे दिन आने वाले हैं। हम्म। तो इसको सर देखिए, समझना ये पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी बातें हो गई क्योंकि हम लोग जो चर्चा करें और हमें जो लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहेंगे इस पूरे बजट को। इसीलिए हम बहुत आसान भाषा में आपसे पूछ रहे हैं सर कि असल में इस बजट में आम लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए है क्या? क्या इस बजट में उनको कुछ मिला है या सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाई गई है सिर्फ इसीलिए? तो बाकी नेता लोग तो इसी सब कह बात रहे हैं को चुनावी साल है नहीं, इसीलिए कोई किसी को कुछ दिया ही नहीं गया बजट में। इसी बात को हम थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहते थे कि जो इंफ्रा पे खर्च होता तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। अब ये जो हम्म। सेमीकंडक्टर वाली बात हमने कही, क्योंकि जी। सेमीकंडक्टर में गौतम अडानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें उनका हम्म। प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ उन्होंने दुगना कर दिया। लेकिन इस दुगना से क्या सुनहरा सपना पूरा होगा? क्या हम्म। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? दूसरा हम्म। उदाहरण, आपके भी प्रश्न पर आते हैं, लेकिन दूसरा जी उदाहरण हाँ, जैसे जी हाँ, जी टेक्सटाइल हाँ। का वो पार्क बनाएंगे करके इन्होंने कहा। टेक्सटाइल क्षेत्र का आप देखेंगे हम्म। चुनौती क्या है। अभी हाल में राहुल गांधी ने भी टेक्सटाइल मजदूरों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को रखा था। हमारी भी टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों से बीते 3-4 साल से लगातार बात हो रही है। वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। वो प्रॉब्लम जो बताते हैं उसका यहाँ सोल्यूशन नहीं मिलता है। वो जी। क्या बताते हैं कि देखिए, हमारा कंपटीटर बांग्लादेश है, हम विदेश में निर्यात करते हैं कपड़े, और वहां इसके लिए हमको जो सुविधा देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। हमारा माल महंगा हो जाता है, बांग्लादेश का सस्ता हो जाता है, ये प्रॉब्लम था। और अभी हम्म। जो रेसिप्रोकल टैरिफ आया, इससे कपड़ा बेचना और मुश्किल हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बाट लग गई। तो ऐसे में हम्म। उम्मीद ये की जा रही थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ा निर्यात करता है, तो वो निर्यात हम्म। में ड्यूटी जो है उसको कम कर दिया जाएगा। आ, हम्म। लेकिन हुआ क्या? निर्यात ड्यूटी पर एकदम खामोशी, कोई कुछ कम नहीं हुआ। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कोई बेनिफिट मिला नहीं, वो राहत मिली नहीं। तो हमारा ग्रो क्या करेंगे? तो बैठा हुआ है इंडस्ट्री। तो हम्म। किसी
ऐसे इंडस्ट्री को जो सपोर्ट की जरूरत थी रेसिप्रोकल जी रिजीम के जमाने में, वो सपोर्ट देखा नहीं। ये लगभग हर जगह दिखता है। एमएसएमई में कहा कि हम 10,000 करोड़ करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो एमएसएमई में क्या होगा 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देने से? आज एमएसएमई जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, वो रोजगार आम लोगों के लिए ही तो है। तो वो रोजगार वहां मिलना बंद हो गया। जैसे जी लोग कहते हैं आम लोगों को क्या फायदा हुआ आपके टर्म में, अब हम आते हैं। जी हाँ जैसे जी हाँ मिडिल क्लास उम्मीद लगाए बैठा था कि हमको कुछ इनकम टैक्स में होगा। तो हाँ सुबह से टीवी चैनल में हल्ला चल रहा था कि 12 लाख को बढ़ा के 14 लाख कर दिया जाएगा, ये छूट होगी, वो छूट होगी। शून्य हो गया। कुछ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। कारोबारी को महसूस हो रहा था कि मैं कुछ ऐसा ऐलान होगा कि जीएसटी का सरलीकरण कर दिया जाएगा यस या कुछ यस ऐसा ऐसा होगा, वो भी नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ तो कारोबारी भी निराश हो गए, मिडिल क्लास निराश हो गया। किसान को लग रहा था कि कुछ नहीं तो 6,000 को 9,000 कर दिया जाएगा या 12,000 कर दिया जाएगा। उनका जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना है वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा कृषि से संबंधित कुछ भी जो देना था, आलू उत्पाद, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा आलू उत्पादकों को क्या मिला, या किसी भी चीज के उत्पादक को देख लीजिए क्या मिला, अगर पूछेंगे तो उसको कुछ नहीं मिला दिखता है। तो किसान भी निराश हो गए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा, मजदूरों के लिए कुछ है नहीं, वो तो हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं 12 फरवरी को जी देश भर में। तो जब किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका इंडिकेटर तुरंत सामने आ गया। भाई सोना चांदी भी सस्ता हो गया और शेयर बाजार भी ड्रॉप हो गिर गया गया। इसका धड़ाम हो मतलब गया पैसा पैसा मार्केट से निकालने लगे लोग। लोगों को लगा कि पैसा निकालो भैया डूब जाएगा। यानी जी हर तरफ से निराशा है। कहीं देखिए शेयर मार्केट में एक ये होता है कि शेयर गिरता है तो सोना चांदी चढ़ता है, यही है। सोना चांदी गिरता है तो शेयर चढ़ता है, उल्टा रेसिप्रोकल रिलेशन है। आज दोनों गिर गया। मैंने ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, किसी भी बजट सही के दिन बात ऐसा नहीं देखने को मिला कि दोनों तभी के तो इसको दोनों गिर गए। ऐतिहासिक इसीलिए इसको ऐतिहासिक बजट बताया गया है। आमतौर पर जब बजट आता है तो बाजार में सुधार आता है। यहाँ तो एकदम ही मतलब लुटिया डुबा दी है इसको कहते हैं। जी जी। तो अब इसको हम इसी तरीके से देखते हैं। हम ये देखें कि लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो रेट है बहुत कंट्रोल है, हाँ राजकोषीय घाटा बहुत बैलेंस है। अरे जब ऐसे समय में जब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्लोबल चैलेंज है, तो आप राजकोषीय घाटा की चिंता कर रहे हैं। राजकोषीय घाटा बढ़ने देते ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाते। ये एक सोच होती है। उसमें भी आपने एग्रेशन नहीं दिखाया। तो उसके बाद आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा। तो एमएसएमई को थोड़ा आगे बढ़ करके आप मदद एकदम करते, तब जाकर के वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। भाई बिल्कुल छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर लघु उद्योग, उद्योग इनके लिए बढ़ते कुछ करते। आपने थोड़ा बहुत जो किया, नारियल, मछली, इन सब क्षेत्रों में जो निवेश दिखाया, वो केरल और तमिलनाडु में चुनाव आने वाला है तो इनको उधर हाँ से नारियल और मछली नजर आने लग गया। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रेल में दिखाया तो उसमें बंगाल का ध्यान रखा, साउथ का ध्यान रखा। आप देख रहे हैं पूरा चुनाव के हिसाब से भी देखा गया है, लेकिन फिर भी ये लोग तो हर खुश बार का होता है। नहीं हो पिछली बार पाए। बिहार का चुनाव था, बिहार के लिए बजट में बहुत कुछ था। आपकी बार बिहार नील बटे सन्नाटा। बता रहे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। बुलेट ट्रेन की बात करते थे, अभी तक इतने साल हो गए भारत के लोग दर्शन नहीं कर पाए। बुलेट ट्रेन दिखेगी कैसी? और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे, कब बनाएंगे कोई नहीं जानता, आता पता नहीं उसका कुछ। और एक बात ये लोग कह रहे हैं कि हम जो ऋण है, कर्जा जो लेते हैं, कर्जा और जीडीपी का अनुपात 2031 तक 50% के स्तर पर लाएं। अरे आप तो सरकार में आए थे तो आपको 50% के स्तर पर मिला हुआ था ये लेवल। आपने उसको बढ़ा दिया, ऋण और जीडीपी का अनुपात, और आप कर रहे हैं उसी लक्ष्य को पाएंगे जो लक्ष्य आपके पास ऑलरेडी था, और उसको भी 2031 में लाएंगे। तो किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये भी बात समझ में आती है। हम ये देख रहे हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट में बहुत शान से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर बहुत कंट्रोल है, बढ़ नहीं रही है, एकदम कंट्रोल है। अब परसेंटेज में दिखाते हैं कि 4% है तो 7% है, अपना दिखाते हैं। एक्चुअल में क्या है, यूथ में बेरोजगारी जो है मैक्सिमम लेवल पर है आज, लगभग बिल्कुल सही बात। 17% यूथ में। जी हाँ एजुकेटेड पर्सन में बेरोजगारी
वो 13% से ज्यादा है। तो जब एजुकेटेड पर्सन को रोजगार नहीं मिल रहा है, यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब किसको रोजगार मिल रहा है? आप मनरेगा वाले रोजगार को, गिग वर्कर्स के रोजगार को, जिसमें कम पैसे मिल रहे हैं, उसको आप संख्या गिना रहे हैं। और इसको आंकड़ों से आप पुष्टि कीजिए। देखिए, पिछले 10 साल में रूरल वेजेज में इंक्रीमेंट 0 है। पूरे देश में रूरल वेजेज इंक्रीमेंट 0 है, 10 साल में स्थिर है। और बाकी जो ओवरऑल वेजेज है उसमें 1.7% का इंक्रीज है 10 साल की तुलना में। इसका मतलब वेज बढ़ नहीं रहा है, आमदनी आम लोगों की बढ़ नहीं रही है, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट हो रहा है? तो जो जनरेशन हुआ भी है एम्प्लॉयमेंट का, वो क्वालिटी जॉब नहीं है, वो 10,000, 15,000, 20,000 वाला जॉब है, वो है। नहीं तो न तो एजुकेटेड लोग बेरोजगार रहते, और न ही ऐसा होता कि यूथ बेरोजगार होता, वो भी 17% तक। ये सच्चाई है। तो सच को छिपाया जाता है, झूठे आंकड़े बताए जाते हैं, और आंकड़ों से खेल करते हैं, और कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर क्या बना रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान से बंद करो तेल, वेनेजुएला से लो। इसको आत्मनिर्भर होना कहते हैं क्या? कभी देश ऐसे फैसला लेता था आत्मनिर्भर होकर के? ये दौर आ रहा है, बजट में ये दिखा है, लोगों ने फील किया है, इसीलिए रिएक्शन सब ओर से निराशाजनक। आपको विश्वास नहीं होगा प्रज्ञा जी, गोदी मीडिया में एंकर्स, उन सब की गॉसिप में बता रहा हूं, जब ब्रेक होता है बात करते हैं, एंकर्स सब बोल रहे थे कि भाई आज तक तो ऐसा सड़ा बजट हमने देखा ही नहीं, मैं क्या तारीफ करूं, क्या लेकर तारीफ करूं। और उसमें एक दो जो सरकार के पक्ष से बोल रहे होते हैं, वो सेमीकंडक्टर लेकर के उछल रहे थे। लेकिन आदमी को क्या मिला, किसान को क्या मिला, जब सेक्टर वाइज पूछते हैं करेगा भाई, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो हर आदमी निराश है, बोलने में नहीं बन रहा। बीजेपी के समर्थक नहीं बता पा रहे कि इस बजट में पॉजिटिव बात क्या है। सही बात है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता जो ताई ने बजट दिया है, निर्मला ताई जो बजट देकर गई है, इससे अच्छा तो महामानव को पूरा पतरा पकड़ा देना चाहिए था, वही पढ़ देते, फेंकते, उनसे बढ़िया मतलब कौन ही फेंक सकता है। आज उनकी ड्यूटी निर्मला ताई निभा रही थी। देखिए, जब मोदी सरकार में वही व्यक्ति लंबा चलता है जो मूर्ति की तरह काम करता है, हाँ में हाँ मिलाता है। उनको राजनाथ सिंह बनना पड़ेगा, उनको निर्मला सीतारमन बनना पड़ेगा, उनको वही सरकार में और पार्टी में जेपी नड्डा बनना पड़ेगा, या नितिन नवीन उनसे भी बड़े वाले आए। हाँ, यस मैन ही चाहिए इस सरकार को। कोई अगर थोड़ा बोलने की कोशिश करे तो सारे नेताओं को लगाया गया है, भाजपा के सारे नेताओं को लगाया गया कि बजट देखिए। इनको भी कहीं ना कहीं पता था कि इनके बजट को कोई सीरियस लेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। इनके पीछे के सांसद बैठे बैठे उंघाइयां ले रहे हैं और सोच रहे हैं आम आदमी बजट पे खुशी मनाएगा, तालियां बजाएगा, छाती और पीटेगा। जब भी बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आज देख लीजिए, किसी भी नेता की, तो वो स्पेसिफिक होकर ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये बजट कहाँ और कैसे फायदा दे रहा है। वो ओवरऑल बोलते बहुत महान बजट है, इससे तो हर वर्ग को फायदा हुआ है। कहाँ फायदा हुआ है ये बता ही नहीं रहे हैं। किसी भी नेता ने नहीं बताया। आज की सबकी बाइट उठा लीजिए, या तो वो अपोजिशन की आलोचना कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि सबके लिए बम बम है, ऐतिहासिक है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन क्या अच्छा है ये बता ही नहीं पा रहे हैं। हमने बड़े बड़े प्रशंसकों को देखा, वो नहीं बता पा रहे हैं कि इस बजट में ऐसा अच्छा क्या है। और सर, ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो बजट आया है, इसको जो ऐतिहासिक बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि बड़ा ऐतिहासिक बजट है, इस पर आप क्या कहेंगे? और निर्मला जी ने तो कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसी बिल्कुल नहीं हूं, उनके जैसी मुझे नहीं बनना है। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे, जरा ये बताइएगा। देखिए, ये जो है कि ऐतिहासिक बजट है, ये सिर्फ जुमला है। इसलिए जुमला है, एक फिर इसको भी उदाहरण से हम समझाते हैं। हाँ। जैसे कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये पहला बजट था, तो क्या हुआ भाई? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बजट में तो रक्षा बजट को हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? तो वो लगभग 15% के आसपास बोल रहे हैं बढ़ा दिया। अरे ओवरऑल कहाँ पहुंचा? ओवरऑल रक्षा बजट मनमोहन सिंह के समय में जितना था उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं। तो आप देश को कहां बढ़ा रहे हैं?
आप ही रक्षा बजट डाउन कर देते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बोलते हैं हमने इतना परसेंट बढ़ा दिया। लेकिन वॉल्यूम में देखिए या उस समय की जीडीपी के या बजट के रेशियो में देखिए तो मनमोहन सिंह के सरकार में रक्षा बजट जितना था उससे ज्यादा आज नहीं है, कम है। आपने रक्षा बजट को कम किया, आपने सेना का की संख्या को कम किया, आपने इस जो खरीदी होती है उस खरीदी को भी, राफेल मामले में हमने देखा कि लेना था 126 विमान, आपने कुछ 3 दर्जन 35-36 विमान का सौदा कर लिया, वो भी उससे ज्यादा अमाउंट में। आज आप जो बोल रहे हैं कि हम उसका एलोकेशन है कि हम इतने का हथियार लेंगे, लेकिन उसमें आपने एक क्लॉज जोड़ दिया कि हम 75% जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी लेंगे। तो 25% ही तो आपने बजट रखा विदेश से हथियार खरीदने के लिए, तो वो अमाउंट बहुत छोटा हो जाता है, आप खरीद ही नहीं पाएंगे हथियार। तो यहाँ पर भी आपने एक तरह से बजट को छोटा कर दिया। रक्षा में ये हाल है। उसके बाद आप आ जाइए एजुकेशन में। एजुकेशन में आपने बजट का लगातार आप घटाते चले गए हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन गायब है, न तो विश्वविद्यालयों में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप दिखा रहे हैं, न नया कॉलेज खोल रहे हैं। कॉलेज खोलने की भी तो कोई घोषणा नहीं हो रही है पूरे देश के लेवल पर, यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा नहीं हो रही है। तो शिक्षा में बुरा हाल है। स्वास्थ्य का देख लीजिए, स्वास्थ्य की भी चर्चा जरूरी है, बहुत कहा जा रहा है कुछ आयुष्मान योजना से। कुछ जी दवाइयां सस्ती करी हैं। देखिए, दवाइयां सस्ती करने में भी क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज किया था, पता किया था कि क्या वास्तव में दवा सस्ती होने का फर्क आम लोगों को पड़ता है। तो पाया कि नहीं पड़ता है। कैसे कि दवाएं सस्ती हो गई लेकिन उन दवाओं की एमआरपी वही रहती है जो पहले थी। तो इसका फायदा किसको मिलता है? जो उत्पादक है उसको मिल जाता है, लेकिन आम जो आदमी, मरीज जो दवा खरीद रहा है, मरीज को तो सस्ता मिला ही नहीं, वही एमआरपी है उसी हिसाब से मिल रहा है। तो दवाएं सस्ती होने का भी उनको फायदा नहीं मिलता। तो ये प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए आम आदमी को फील ही नहीं हो रहा है कि उसको कोई फायदा किसी बात का हुआ है या होने जा रहा है। एक बात मैं आपको आयुष्मान का जिक्र कर रहा था कि आयुष्मान योजना बहुत दमखम के साथ लाया, इसके भ्रष्टाचार की बात छोड़ दीजिए। ये जो है, हमने देखा फिगर कि जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन में 82% सीनियर सिटीजन के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है इस देश में। तो 82% आयुष्मान योजना से तो सब कवर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, 70 साल से ऊपर को कवर करते हैं, 60 और 70 के बीच को छोड़ देते हैं। और सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन 60 और 70 में है, इसके बीच में है। तो नतीजा है कि आपका आयुष्मान योजना जो सबसे नीडी वर्ग है उसमें ही कवर नहीं हो रहा है। तो और इसकी दूसरी खामियां तो अलग है कि उस अस्पताल में होगा, उसमें नहीं होगा, इस बीमारी में होगा इलाज, उस बीमारी में नहीं होगा, कुल मिलाकर के नहीं होता है। और उसके बाद भ्रष्टाचार होता है। तो हेल्थ सिस्टम भी आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस वालों के हाथों में सारा पैसा बेच दिया, आम आदमी को इसका फायदा नहीं मिल रहा। और इस बजट में तो कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, ना कोई इसमें सुधार का कोई वादा है। तो आम आदमी कहाँ फायदा देखे, न स्वास्थ्य में, न शिक्षा में, न रक्षा में, न नौकरी में, न खेती में। तो हर जगह तो निराशा ही हाथ लगी है, न कारोबारी खुश है। तो बिल्कुल ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि आम आदमी को इस बजट में पूरी तरीके से लावारिस छोड़ दिया गया है। और दूसरी बात, ये बजट कंपनियों द्वारा और कंपनियों के लिए चल रही सरकार का बजट था। बस फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया इस पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम समझते हैं कि आप इस बजट को समझ गए होंगे कि इस बजट में क्या कुछ है, आपके लिए क्या कुछ था और इससे किसको फायदा हुआ है और किसके लिए बजट अमूमन ये आमतौर पर ये बजट लाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।